जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए विषय हिंदी का कक्षा 8वीं का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग क्लास 8th में हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 देने जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न आता है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मुझे लगा हमारी गाड़ी किसी गहरी लंबी अंधकार में गुफा में घुसी जा रही थी और हम सब लगभग 300 यात्री थे। स्त्रियों और बच्चों की संख्या हमसे काफ़ी थी। लाहौर में हमने सभी गुरुद्वारों के दर्शन किए। वहाँ हमें जैसा स्वागत मिला उससे आगे अब पंजे साहब की यात्रा में किसी प्रकार का अनिष्ट घट सकता था, ऐसी संभावना तो नहीं थी, परंतु मनुष्य के का पशु कब जाग उठे कौन जानता है। जिसमें हमारा का प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो शीर्षक का नाम है पानी और पुल। क्या है? शीर्षक का नाम है पानी और पुल, ठीक है। और इसके जो लेखक हैं वो है महीप सिंह। कौन है? महीप सिंह, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद इसी में आपका खा प्रश्न है, कितने यात्री गाड़ी में सफर कर रहे थे? तो गाड़ी में लगभग 300 यात्री। कितने? गाड़ी में लगभग 300 यात्री सफर कर रहे थे। यात्रियों में किसकी संख्या काफ़ी थी? तो यात्रियों में जो है स्त्रियों और बच्चों की संख्या काफ़ी थी। इसके बाद इसी में आपका अगला है, गाड़ी चलते समय लेखक को क्या लगा? तो गाड़ी चलते समय लेखक को लगा कि उनकी गाड़ी किसी गहरी लंबी और अंधकार में गुफा में घुसी जा रही थी। लाहौर में यात्रियों ने किसके दर्शन किए? तो लाहौर में यात्रियों ने सभी गुरुद्वारों के दर्शन किए। किसके किए? सभी गुरुद्वारों के दर्शन किए, ठीक है। इसके बाद इसी में आपका दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित भावार्थ लिखिए। एक साधे सब सदै, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलई सींचबो, फूलई फलई अघाए। अब रहीम चुप करी रहू, समुझी दिनन कर फेर, जब नीके दिन आइए बनत ना लगी है देर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग से पूछा गया है पद्यांश का संदर्भ सहित भावार्थ लिखिए। संदर्भ का मतलब है कि इसका शीर्षक क्या है, ठीक है। क्या है? शीर्षक क्या है? तो शीर्षक जो है दोहे, रहीम के दोहे से लिया गया है और इसके जो कवि है वो है रहीम। कौन है? रहीम दास जी है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग इसके अर्थ पर चलेंगे, यानी भावार्थ पर चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका अर्थ समझेंगे। एक सादे शब सदै, सब सादे सब जाए, रहीमन मूले सींचबो, फूलई फलई अघाए। मतलब कि अगर आप लोग एक समय में एक ही काम करेंगे और वो आपका काम अगर सफल हो जाता है तो आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आप सबको साधने में यानी सबको ठीक करने में लग जाएंगे तो आपको सारे काम खराब हो जाएंगे। जिस तरह हम लोग जो है पेड़ के मूल को सींचते हैं तो हमको फूल और फल सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। अगर हम लोग मान लीजिए फूल को ही सींचेंगे तो हमारी जड़ जो है सूख जाएगी, हमको फल भी नहीं मिलेंगे और फूल भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। इसके बाद है, अब रहीम चुप करी रहुओ, समुझी दिनन कर फेर, जब नीके दिन आइए बनत न लागिए देर। इसका मतलब क्या है? दूसरे दोहे में रहीम दास जी कहते हैं, जब बुरे दिन चल रहे हो तो चुप रहना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। जब अच्छे दिन आते हैं तो काम बनने में देर नहीं लगती है, ठीक है। इतना आपको भावार्थ समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पर आपका तीसरा प्रश्न है, कवि जयशंकर प्रसाद या लेखक हरिशंकर परसाई का आपको यहाँ पर जीवन परिचय लिखना है, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कवि ने आराध्य की भुजाएं कैसी बताई है? तो कवि ने आराध्य की भुजाएं लंबी और विशाल बताई हैं।
आप लोग कॉपी को निकाल सकते हैं, कॉपी में नोट कर सकते हैं। हम सभी के आंसर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। झेलम का पुल किस चीज से बना था? तो झेलम का जो पुल था वो लकड़ी का बना था। लेखक ने कहाँ पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी? तो लेखक ने तीसरे दृश्य में पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। मजदूरी करना जीवन यात्रा का कैसा नियम है? तो मजदूरी करना जीवन यात्रा का कठिन नियम है। तीसरा दृश्य का स्थान और समय बताइए। तो तीसरे दृश्य का स्थान जेल था और समय रात थी, ठीक है। इसके बाद आपका पांचवा प्रश्न है, द्विग एवं द्वंद्व समास की परिभाषा लिखकर एक एक उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग द्विग समास देखेंगे, इसकी परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर द्विग समास की परिभाषा क्या बनेगी? वह समास, ठीक है, वह समास जिसका जिसका पहला पद संख्यावाची हो। क्या हो? जिसका पहला पद संख्यावाची हो, ठीक है, और ठीक है हो, और किसी समूह या समाहार का बोध कराए। किसी समूह, ठीक है, या फिर समाहार का बोध कराए, उसे द्विग समास कहते हैं। जैसे आप ले सकते हैं चौराहा, क्या लिख सकते हैं? चौराहा ले सकते हैं। चौराहा का बनेगा चार राहों का समूह। इसके बाद आपकी दूसरी परिभाषा है द्वंद्व समास, तो उसकी भी आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और, एवं, तथा, या जैसे योजक शब्दों का प्रयोग होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, ठीक है, इसका अगर हम लोग समास विग्रह करेंगे तो बनेगा माता और पिता, यानी यहाँ पर जो है और योजक शब्द का प्रयोग हो रहा है। एक बार परिभाषा आप लोग फिर से देख लेंगे। परिभाषा क्या बनेगी? वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और, एवं, तथा, या योजक जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता और पिता, इसका समास करेंगे तो बनेगा माता और पिता, ठीक है। इसके बाद छठवां प्रश्न है, इन आभूषणों का संबंध किन फकीरों से है? फकीरी और भेड़ चराना, मूक पशुओं को लाठी लेकर हाँकना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूक पशुओं को लाठी लेकर हाँकना, ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के अर्थ लिखिए। यहाँ पर आपको अर्थ लिखना है, तो अर्थ आप लोग देख लीजिए एक बार सही से इसको, ठीक है। पहला है अगाहे, क्या है? अगाहे, तो इसका अर्थ क्या बनेगा? इसका अर्थ बनेगा तृप्त होकर। क्या बनेगा? तृप्त होकर या पेट भरकर, ठीक है, या पेट भरकर। इसके बाद है गुली लाएं, तो गुली लाएं का क्या बनेगा? तो गुली लाएं का बनेगा गुल्लियां। क्या बनेगा? गुल्लियां, ठीक है। इसके बाद है लघु, तो लघु का बनेगा छोटा। क्या बनेगा? छोटा बनेगा। इसके बाद है वासर, तो वासर का क्या अर्थ बनेगा? वासर का अर्थ बनेगा दिन। क्या बनेगा? दिन बनेगा, ठीक है। इसके बाद है अधम, तो अधम का बनेगा नीच। क्या बनेगा? नीच बनेगा। अधम का नीच हो जाएगा। और अंतर, अंतर का मतलब होता है भेद। क्या हो जाएगा? अंतर का अर्थ हो जाएगा भेद। तो अघाय का बन जाएगा तृप्त या पेट भरकर, गुली लाए का बन जाएगा गुल्लियां, लघु का बन जाएगा छोटा, वासर का हो जाएगा दिन, अधम का हो जाएगा नीच, और अंतर का हो जाएगा भेद या फर्क, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय बताइए। सबसे पहला है सच्चाई, तो सच्चाई में आपका प्रत्यय होगा आई। क्या होगा? आई होगा। सामाजिक, तो सामाजिक में आपका इक प्रत्यय लगा हुआ है। इसके बाद है दंतहीन, तो आपका हीन इसमें लगा हुआ है, ठीक है, हीन हो गया। और है अंतता, तो इसका बन जाएगा ता। क्या बन जाएगा? ता बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद है संधि विच्छेद आपको करना है, पुरुषोत्तम और यगोपवीत, तो इसका क्या बनेगा? इसका देख लीजिए आप लोग।
पुरुषोत्तम। तो पुरुषोत्तम का संधि विच्छेद बनेगा पुरुष धन उत्तम। क्या बनेगा? पुरुष धन उत्तम बनेगा। और है यज्ञोपवीत, तो इसका बनेगा यज्ञ धन उपवीत। क्या बनेगा? यज्ञ धन उपवीत। पुरुषोत्तम का बनेगा पुरुष धन उत्तम और यज्ञोपवीत का बनेगा यज्ञ धन उपवीत। ठीक है। इसके बाद है तत्सम और तद्भव पहचान कर लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर तत्सम लिख लेते हैं। ठीक है। तत्सम, तो तत्सम में आपका आ जाएगा आम्र। क्या आ जाएगा? आम्र आ जाएगा। ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा आश्चर्य। क्या आ जाएगा? आश्चर्य। बचा आपका तद्भव। तद्भव में आ जाएगा आपका अमूल और ईख। ठीक है। तद्भव में क्या आ जाएगा? तद्भव में आ जाएगा आपका ईख और अमोल। ठीक है। ईख और अमोल। ठीक है। तद्भव का हो जाएगा ईख और अमोल। इसके बाद है वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको यहां पर लिखना है। ठीक है। जिसको जीता ना जा सके, तो जिसको जीता ना जा सके उसे कहते हैं अजेय। क्या कहते हैं? अजेय कहते हैं। ठीक है। इसके बाद है सेना के ठहरने का स्थान। तो सेना के ठहरने का स्थान होता है छावनी। क्या होता है? छावनी होता है। जिसको टाला ना जा सके, जिसको टाला ना जा सके उसे कहते हैं अटल। क्या कहते हैं? अटल कहते हैं। जिसकी चिंता करना उचित हो उसे कहते हैं चिंतनीय। क्या कहते हैं? चिंतनीय। ठीक है। चिंतनीय। जिसको जीता ना जा सके उसे कहते हैं अजेय। सेना के ठहरने के स्थान छावनी। जिसको टाला ना जा सके उसे कहते हैं अटल। जिसकी चिंता करना उचित हो उसे कहते हैं चिंतनीय। ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 12। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो प्राचीन का विलोम शब्द बनेगा नवीन। क्या बनेगा? नवीन बनेगा। ठीक है। इसके बाद है ग्रीष्म। ग्रीष्म का आपका हो जाएगा शीत। ठीक है। इसके बाद है प्रारंभ। तो प्रारंभ का हो जाएगा आपका अंत। इसके बाद है प्रशंसा। प्रशंसा का हो जाएगा निंदा। क्या हो जाएगा? निंदा। तो प्राचीन का नवीन हो जाएगा, ग्रीष्म का शीत हो जाएगा, प्रारंभ का अंत हो जाएगा और प्रशंसा का हो जाएगा निंदा। ठीक है। इसके बाद आपका 13वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। अतिथि। तो अतिथि का पर्यायवाची हो जाएगा मेहमान। क्या हो जाएगा? मेहमान हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद हो जाएगा पाहुना। क्या हो जाएगा? पाहुना। ठीक है। इसके बाद है अनुपम। तो अनुपम का हो जाएगा अद्वितीय। क्या हो जाएगा? अद्वितीय, मतलब जिसकी तुलना ना की जा सके। और इसके बाद हो जाएगा अतुलनीय। क्या हो जाएगा? अतुलनीय। तो अतिथि का हो जाएगा मेहमान और पाहुना और अनुपम का पर्यायवाची हो जाएगा अद्वितीय और अतुलनीय। ठीक है। इसके बाद आपका 14 प्रश्न है सही मिलान आपको करना है। क्या है? पुष्पोद्यान। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आपका हो जाएगा माली। क्या हो जाएगा? माली हो जाएगा। इसके बाद है एशिया। तो एशिया का आपका हो जाएगा अन्नदाता। क्या हो जाएगा? अन्नदाता हो जाएगा। खेतों। तो खेतों का हो जाएगा आपका बाली। क्या हो जाएगा? बाली हो जाएगा। इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का आपका हो जाएगा पीला। ठीक है। पक्षियों। पक्षियों का क्या हो जाएगा? पक्षियों का हो जाएगा हरा। और यूरोप। तो यूरोप का हो जाएगा नीला। क्या हो जाएगा? यूरोप का हो जाएगा आपका नीला। इसको आपको सही मिलान करना था। ठीक है। पुष्पोद्यान माली, एशिया अन्नदाता, खेतों का हो जाएगा बाली, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा पीला, पक्षियों का हो जाएगा हरा, यूरोप का हो जाएगा नीला। ठीक है। इसके बाद आपका 15वां प्रश्न है अवकाश के लिए प्रधानाचार्य जी को आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है। तो ये पूरा जो है आपका क्लास 8th का हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का प्रश्न पत्र हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।